नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा पे। कल तक हमने पॉलिटी की क्लास में साइमन मिशन तक देखा था कि साइमन मिशन क्यों भारत आया और उसको सभी दलों ने कैसे उसका बहिष्कार किया। फिर आइए आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन स्टैनफोर्ड क्लिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ बनाना चाहती थी इसमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत पूर्व औपनिवेशिक स्वराज की होगी। क्रिप्स प्रस्ताव के अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को देखते हुए कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और कुछ मामलों में क्रिप्स मिशन भारत में सुरक्षा के परस्पर एवं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पर असहमति बन गई। तो जैसे साइमन आयोग का कोई लागू नहीं हो पाया, किसी ने नहीं माना इसे, इसी तरह इस पर भी किसी भी दल की सहमति नहीं बन पाई और औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं थी। इस कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य में भुगतान करने वाला चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। पाकिस्तान के स्पष्ट निर्माण के प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा भी इसे अस्वीकार कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष कांग्रेस। और आइए नेहरू समिति के सदस्यों की बात कर ले तो उस समय मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे कांग्रेस के और सर सैयद अली इमाम मुस्लिम लीग के थे, शोएब कुरैशी मुस्लिम लीग के थे, MS अरे हिंदू महासभा के थे और RK जाकिर हिंदू महासभा के थे, GR प्रधान हरिजन थे और सरदार मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी नेता थे और MM जोशी श्रमिक संघ के। तो नेहरू समिति बनाई गई, उसके सदस्यों के ये उसके नेता बने और उसके बाद नेहरू समिति के सदस्य 1935 की बात कही जाए तो पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। यानी क्रिप्स मिशन को सभी लोगों ने नकारा। इसके बाद प्रांतीय सरकार बनी 1937 में। इसमें संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत कांग्रेसी थे और बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कांग्रेसी थे। मध्य प्रदेश में BN खरे थे और मुंबई में BG खरे कांग्रेस के थे। मद्रास में जो है प्रांतीय सरकार में डॉक्टर खान साहब, वहां पे गठबंधन की सरकार थी और सिंध में अल्लाह बख्श मुस्लिम लीग के थे। असम मोहम्मद शाहदुल्ला गठबंधन की सरकार थी और पंजाब में हयात खान थे जो यूनिस्ट पार्टी के थे और बंगाल में फजल उल हक मुस्लिम लीग के थे और कृषक प्रजा पार्टी के थे। तो ये लोग प्रांतीय सरकार के जो चुने हुए सदस्य थे 1937 के और इन्होंने जो है अपने अपने क्षेत्रों से विजय हासिल की। इसके बाद आता है वेबल योजना 1945। 4 जून 1945 के जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने एवं यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए वेबल योजना लाया गया। यानी अब इंग्लैंड जो है अपने औपनिवेशिक शासन से अपने देश में ही परेशान होता जा रहा था, इसलिए उसने जो है जापान के विरुद्ध जो है भारत को तैयार करने की एक मुहिम जारी की और 4 जून 1945 को वेबल योजना भारत आया। और इस परिषद में 100 सदस्य थे जिसमें वर्ग हिंदू मुसलमान को समान प्रतिनिधित्व मिला। भारत छोड़ो आंदोलन के गिरफ्तार सभी नेता एवं सर्वदलीय बैठक शिमला में बुलाया गया। तो जितने भी गिरफ्तार नेता थे उस समय के सबको शिमला में जो है बुलाया गया समझौते के लिए और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही।
एवं कांग्रेस ने अखंड भारत का आग्रह किया। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने यह योजना अस्वीकार कर दी। तो वेबल योजना भी आखिरकार अस्वीकार होती नजर आ रही है। 1945 की वेबल योजना, इस पे सहमति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो हर दल का मांग था वो इसमें पूरा नहीं हो पाया था। अब शिमला सम्मेलन की बात कर लेते हैं 1945 को। तो 25 जून 1945 ईस्वी को एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया एवं अबुल कलाम आजाद ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त मुस्लिम सदस्यों का चयन एवं स्वयं करने की बात कही गई एवं कांग्रेस इस प्रस्ताव को नहीं मानी। मुस्लिम लीग ने इसे अतार्किक माना, इसलिए 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन असफल रहा। और इसके बाद जो है 22 जनवरी को कैबिनेट मिशन 1946 में 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को रोकने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लिंटन एटली ने एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया। इस मिशन में पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। फिर अंग्रेजों ने जो है कैबिनेट मिशन भारत भेजा भारतीयों को मनाने के लिए, और इसमें 16 मई 1946 को इस मिशन में प्रावधान किया गया कि देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। रक्षा और विदेशी संचार विभाग संघ के अधीन होगा। धन एकत्र करने का अधिकार संघ का ही होगा। एक संवैधानिक सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा यह सभा भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इस सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें 292 ब्रिटेन प्रांतों के होंगे और 93 देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। इसके बाद 1 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। ये इसका जो है ढांचा का एक प्रारूप था कैबिनेट मिशन का कि 1 लाख मतलब जनसंख्या के आधार पर 1 लाख व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि होगा। और सभा में महिलाओं की संख्या हो 15 अनुसूचित जनजातियों की संख्या और 33 अनुसूचित जनजातियों की संख्या और सदस्यों की संख्या 26 थी। गांधी जी ने कहा उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली यह सबसे अच्छी योजना थी। यानी ब्रिटिश लोग अब अपने चंगुल में फंसते जा रहे थे। युद्ध के भयानक दंश को झेल रहे थे और उसके आगे फिर आई अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। तो अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग के कोई भी सदस्य शामिल नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 3 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली, जिनमें 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु वह मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी परिषद में शामिल हो गया। यानी मुस्लिम लीग को ये आभास हुआ कि अगर हम लोग परिषद में शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान की मांग नहीं पूरी की जाएगी, इसलिए वो लोग भी लीग में शामिल होने के लिए राजी हो गए। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय इस परिषद के अध्यक्ष बने एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन बने और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अंबेडकर जी ने यह कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसमें 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मतलब अंबेडकर जी को यह मसौदा समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह 2 राष्ट्र की सरकारें जो है एक देश को चला रही हैं, और योगेंद्र नाथ को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इस बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के
निर्माण में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। यानी मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र थे उस पे उस जो है मिशन का कोई भी कानून लागू नहीं होना था। उसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आती है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध स्थानांतरण की व्यवस्था के लिए वे बिल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाए। 3 जून 1947 को रिपोर्ट सौंपा गया जिसमें भारतीय संघ और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए एवं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए और सिंध प्रांत के विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। यानी सबको अपने अधिकारों की छूट दी जाने लगी कि सब अपने हिसाब से जिधर चाहते हैं भारत में चाहते हैं भारत में जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं, या फिर स्वायत्त रहना चाहते हैं तो वो अपना स्वायत्तता भी स्वीकार कर सकते हैं। देशी रियासतों की सफलता कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनाया। संविधान सभा को 2 भागों में बांटकर डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी संविधान सभा को जो है 2 स्टेट में बांटकर और जो है डोमिनियन स्टेट यानी 2 स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और 1943 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। फिर उसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों स्वतंत्र अधिराज्य 15 अगस्त 1947 से स्थापित हो जाएंगे। अब हर अधिराज्य एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के महाराजा करेंगे। दोनों राज्य अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे एवं वर्तमान संविधान ने संविधान बनाने में लागू होने एवं विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ को बनाया गया जो पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करेंगे और संविधान सभा के निर्माण तक यह दोनों विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। मतलब अब ब्रिटेन अपने सदस्य को चुनेगी और उसे भारत में संविधान निर्माण और पाकिस्तान में संविधान निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी जाएगी और इस हिसाब से आगे दोनों संविधान के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। 1947 के स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध के थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, जान मथाई रेलवे परिवहन मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यों के मामले भी के मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर जी को विधि मंत्री बनाया गया, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य और CH भाभा वाणिज्य मंत्री बने, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री बने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा के सड़गुमन सेठी वित्त मंत्री बने। तो ये जो है चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप वो बहु याद कर लीजिए। ये परीक्षा में अक्सर जो है पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है जिसको आप अपने कॉपी पेन से नोट करते जाइए और इसको लिखते जाइए, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके बाद है स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की बैठक हुई। उसमें स्वतंत्रता की मांग को लेकर भारत में लंबे समय से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। भोजपुर का संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम फ्रांस और अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। तो ये भोजपुर नहीं भारत होगा। भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और बाल गंगाधर तिलक से स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा।
यानी गांधी जी ने जो है भारतीयों को इसमें अपनी इच्छा के हिसाब से हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बात को रखने एवं उनके मानने की छूट दी। और 1925 में गांधी जी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्तुत किया था। यह संविधान निर्माण की दिशा में एक सफल और महत्वपूर्ण प्रयास था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष एवं 11 दिसंबर 1946 को एसपी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया एवं सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का जो विकास है वो इसके क्रम में अब संविधान हमारा भारतीय संविधान बन रहा था और हंसा मेहता, रेणुका राय भारतीय संविधान में शामिल होने वाली ये जो महिलाएं थी उसमें हंसा मेहता, रेणुका राय, मालती चौधरी, बेगम एजाज, दक्षायणी वेलु युद्धन और एनी मस्कनी, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी, जी दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृत कौर थी और लीला राय भी इसमें शामिल थी। तो अब संविधान सभा में ये महिलाएं जो है शामिल हुई थी, अपना मत दी थी संविधान सभा के निर्माण में, संविधान के निर्माण में। इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। इसके लक्ष्य से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार इत्यादि था। इस प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया जिससे विश्व शांति प्रदान किया है। इसमें पिछड़े एवं अनुसूचित जाति जनजाति के हित की भी रक्षा की गई। इसके बाद संविधान सभा की समितियां एवं उसके अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति एवं राज्यों के लिए सीमित समिति का गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया एवं नियमन समिति के अध्यक्ष थे एवं संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। एवं इसके अलावा 2 उप समितियां थी। JB कृपलानी मौलिक अधिकार के उप समिति के थे और SC मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बने। तो ये जो है महत्वपूर्ण समितियां हैं जो उस समय बनाई गई संविधान निर्माण के वक्त। और उसके बाद है संविधान सभा की समिति एवं उनके अध्यक्ष। तो BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे के द्वारा अनुच्छेद 243 एवं 13 अनुसूचियों में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। तो पहला प्रारूप जो था उसमें केवल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। उसके बाद प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिनको जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का। तो भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BM मित्र, DP खेतान, N गोपाल, स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कुछ समय पश्चात एंड माधव एंड BA मित्र की जगह TT कृष्णमाचारी और DP खेतान की जगह सदस्य बने। तो ये लोग जो है कुछ समय पश्चात माधव की जगह मित्र बने और ऐसे जो है आगे संविधान सभा चली। और इसके बाद प्रारूप समिति जो है समिति के गठन के एक दिन पश्चात अर्थात 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसकी 114 दिनों तक चर्चा की गई। इसके दौरान तैयार किए गए प्रारूप में को 3 बार पढ़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया। इनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनका जो चयन हुआ था वो मुंबई से हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रस्तावित
और प्रस्तावना को पूरे संविधान में लागू किया गया। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें 3 चरण थे। 6 अगस्त 1946 से 14 अगस्त 1949 तक, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। दूसरा चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर तक था। इसमें संविधान पर केवल विचार विमर्श किया गया। और तीसरा चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक था। यानी तीसरे चरण में जो है संविधान बनकर हमारा पूर्णतः भारत में लागू हो गया था। और संविधान निर्माताओं ने इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया एवं लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, तब जाकर संविधान तैयार किया जा सका। यानी 114 दिनों तक अवलोकन विचार विमर्श करने के बाद और 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमारा संविधान लागू हो सका। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, जिसमें 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हो गए। यानी 26 नवंबर को केवल 16 ही अनुच्छेद प्रभावी हुए थे और उसके समय पश्चात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान जो है लागू कर दिया गया। और उस तब से जो है गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। कल से हम लोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों एवं उसके जो है विशेषता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।